हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दैट। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ एंगेजिंग टॉपिक्स के बारे में, जैसे क्या 500 रुपीज का नोट बैन होने वाला है, एडिबल ऑयल ड्यूटी कट करने का असली इंटेंशन क्या था, ये इन्फ्लेशन है या इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट, विच इज द न्यू सेफ हेवन नाउ, गोल्ड, यूरो या बिटकॉइन, एंड व्हाट डू पीपल कन्फाइड इन व्हेन द मार्केट्स गो डाउन, और लग्जरी फ्लैट्स का क्रेज क्यों बढ़ रहा है, और इज दिस एन इन्वेस्टमेंट कमबैक, रियली फर्म्स विल पावर में क्यों दिखाई दे रही है। हाय, this is your host Suhani Kadaria and let's begin. क्या 500 के नोट्स बंद होने वाले हैं? क्या ये सच है या फिर ये एक सिर्फ रूमर है? सो लेट्स लुक एट ऑल द फैक्ट्स। थोड़ा फ्लैशबैक में देखते हैं। तो 19 मई 2023 को आरबीआई ने अनाउंस किया था कि 2000 का नोट सर्कुलेशन से हटाया जा रहा है। बैन नहीं, सिर्फ विड्रॉल था। ये नोट 2016 जैसे डीमोनेटाइज नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ मार्केट से ग्रेजुअली निकाला गया। नोट लीगल टेंडर अभी भी है। इसका मतलब है कि आप उसे यूज कर सकते हो, लेकिन नए 2000 नोट्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं। 2000 के नोट नवंबर 2016 में लाए गए थे, जब 500 और 1000 के नोट्स बैन हुए थे। इसका पर्पस था मार्केट में कैश सप्लाई जल्दी रिस्टोर करना, लेकिन कुछ साल बाद आरबीआई ने देखा कि लोग इस नोट को डेली यूज में नहीं ला रहे हैं। ज्यादातर केसेस में ये होर्डिंग या ब्लैक मनी के लिए यूज हो रहा था। इसीलिए 2018-19 के बाद प्रिंटिंग भी बंद हो गई। आरबीआई ने लोगों को टाइम दिया था 2000 नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करने के लिए। अप्रैल 2025 तक 98% 2000 के नोट्स वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 31 मिलियन नोट्स बचे हैं जो सर्कुलेशन में हैं। बट लेट्स गो बैक टू टुडेज हेडलाइन, विच इज 500 का नोट्स बैन हो रहा है। तो ट्रूथ नंबर 1 ये है कि कोई भी नोट बैन नहीं हो रही है। आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि 500 का नोट पूरी तरीके से लीगल टेंडर है। अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है इसको बैन करने या डीमोनेटाइज करने की। जो सोशल मीडिया पर रूमर्स चल रहे हैं, उन्हें पीआईबी और आरबीआई दोनों ने डिबंक कर दिया है। आरबीआई बस ये कह रहा है कि एटीएम में 100 और 200 नोट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ा। सितंबर 2025 तक 75% एटीएम्स छोटी डिनोमिनेशन वाले नोट्स देने चाहिए। इसका मतलब ये है कि 500 नोट फेज आउट हो रहा है। अगर देखा जाए तो 500 रुपए नोट तो अभी भी सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाली करेंसी है, विच इज अबाउट 40% ऑफ द टोटल नोट्स, और वैल्यू में 86% का कंट्रीब्यूशन है। तो दूसरा सच ये है कि FY25 में 500 के नकली नोट्स 37% बढ़कर 1.17 लाख पर पहुंच गए। ये 6 साल का सबसे हाईएस्ट लेवल था। 2000 के फेक नोट्स घटे हैं क्योंकि उनका विड्रॉल हो चुका है, लेकिन 500 के फेक नोट्स ने काफी जम लिया है। 2000 रुपए नोट ऑलमोस्ट आउट ऑफ मार्केट है, सिर्फ 31 मिलियन पीसेस ही बचे हैं। कंपेयर करो तो 500 नोट की क्वांटिटी इज मोर देन 2100x हायर देन द 200 वाला नोट। 500 वाला नोट अभी भी सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाला नोट है, विच इज अराउंड 65,198 मिलियन। और छोटी डेनोमिनेशंस वाले नोट जैसे ₹10 या 20 रुपीज या 100 रुपीज भी अभी भी सर्कुलेशन में है। तो फाइनल बात यह है कि 500 वाला नोट वैलिड लीगल टेंडर है। कोई डीमोनेटाइजेशन या बैन का प्लान नहीं है। आरबीआई सिर्फ छोटी डिनोमिनेशन को एक्सेसिबल बनाना चाहता है, और फेक नोट्स इशू का आरबीआई ट्रैकिंग कर रहा है विद अ लॉट ऑफ विजिलेंस। और आज का दूसरा न्यूज, द इंडियन गवर्नमेंट्स recent decision to reduce the basic custom duty on crude edible oils from 20% to 10% is a strategic move aimed at addressing inflationary pressures and supporting domestic industries. This policy change has significant implications for both consumer and FMCG companies. मतलब तेल की कीमत अब धीरे धीरे गिरने वाली है। FMCG कंपनीज की कॉस्ट भी कम होगी। तो ब्रिटानिया, HUL, बिकाजी जैसे FMCG प्लेयर्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस मूव। ये कंपनीज ऑयल का यूज करती है बिस्किट्स, स्नैक्स, सोप्स और नमकीन बनाने में। जब रॉ मटेरियल महंगा होता है तो उनकी कॉस्ट बढ़ती है और प्रॉफिट गिर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब तेल सस्ते में मिलेगा, मतलब फिनिश गुड्स बनने की कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, और शायद प्रोडक्ट की प्राइस भी थोड़े कम हो सकते हैं या ऑफर्स ज्यादा आएंगे। और इससे रिफाइनर्स को भी फायदा मिला है। पहले लोग सीधा रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट कर लेते थे, तो भारत के लोकल रिफाइनरीज जैसे अडानी विल्मर या रुचि सोया सफर करती थी, लेकिन अब क्रूड ऑयल सस्ता और रिफाइंड ऑयल महंगा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑयल इंडिया में रिफाइन होगा, जिससे काम भी बढ़ेगा और जॉब्स भी बढ़ेगी। एंड वन रिफाइनरी मैनेजर ऑल्सो सेड दैट अब हमारे मशीन्स 100% कैपेसिटी पर भी काम करेंगे। लेकिन एक दूसरी छोटी सी दिक्कत है कि सोयाबीन और मस्टर्ड ग्रो करने वाले फार्मर्स थोड़े नाराज है, क्योंकि अगर बाहर से तेल सस्ता आता है तो इंडियन सोयाबीन सीड्स की डिमांड गिर जाएंगी, लीडिंग लॉसेस टू द फार्मर्स। तो ये बैलेंस बनाना पड़ेगा, कंज्यूमर का भी सुनना पड़ेगा और फार्मर्स का भी। तो आगे क्या देखना है? देख सकते हैं कि तेल का रेट अगले 2 हफ्तों में 6 से 8 पर लीटर गिर सकता है। FMCG कंपनीज के प्रॉफिट में सुधार आ सकता है। रिटेल मार्केट्स में नए ऑफर्स, कॉम्बो पैक्स या प्राइस कट्स मिल सकते हैं। एंड गवर्नमेंट को किसानों के लिए भी कुछ सपोर्ट का प्लान बनाना पड़ेगा। अब आज की अगली न्यूज,
एक टाइम था जब दुनिया में कोई फाइनेंशियल टेंशन होती थी तो सब लोग भागकर यूएस डॉलर या ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते थे। ये असेट्स माने जाते थे, दैट इज सेफ हेवन, यानी मुसीबत में भी सेफ माने जाते थे। लेकिन 2025 में पिक्चर थोड़ी अलग है। डॉलर का दाम कम हो रहा है। सोचिए, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ रहे हैं, जो यूजुअली अच्छी बात होती है, लेकिन डॉलर की वैल्यू जनवरी से लेकर मई तक 9% गिर चुकी है। लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका ही अगर स्टेबल नहीं है तो किस पर भरोसा करे। तो क्या क्या हो रहा है डॉलर के साथ? डेट का पहाड़ है। यूएस का टोटल नेशनल डेट 36 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है और साथ ही साथ उन्हें मिला मूडीज का डाउनग्रेड। अमेरिका का क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए से डबल ए बन हो चुका है। और ट्रेड पॉलिसीज में भी काफी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग टैरिफ्स, टेंशन और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने इन्वेस्टर्स को नर्वस कर दिया है। जब सब कुछ बहुत अनसर्टन है तो गोल्ड ही चमक रहा है। 2025 में गोल्ड ने 11% से ज्यादा रिटर्न दिया है, बीटिंग द इक्विटीज एंड इवन क्रिप्टो मार्केट्स। तो क्यों बन रहा है अब गोल्ड हीरो? तो इन्फ्लेशन का शील्ड है, सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन से लोग फिर से गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं। और अब लेट्स टॉक अबाउट यूरो एंड जर्मन बॉन्ड्स। आर दीज बिकमिंग द न्यू सेफ हेवंस? पहले सिर्फ यूएस ट्रेजरीज ही होती थी स्पॉटलाइट में, लेकिन अब यूरो भी एक्शन में आ चुका है। जर्मनी ने अनाउंस किया है कि वो 1 ट्रिलियन यूरोस का बॉन्ड इशू करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के लिए। तो क्यों बन रहे हैं ये यूरो एसेट्स अट्रैक्टिव? तो डिवर्सिफिकेशन का मौका है। यूरोप का फिस्कल पॉलिसी रिलेटिवली ज्यादा डिसिप्लिन है और यूएस के कंपैरिजन में कम अनसर्टेन भी है। और अगर एक और नए एसेट की बात करें, दैट इज क्रिप्टो एंड बिटकॉइन, क्या ये भी न्यू एज सेफ हेवंस बन सकते हैं? तो ये डिसेंट्रलाइज नेचर के हैं और इनका लिमिटेड सप्लाई है इन्वेस्टर्स को, इसीलिए ये अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन इनका वोलेटिलिटी लेवल बहुत ज्यादा है, रेगुलेशंस अभी भी इवॉल्विंग स्टेज में है और इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शंस बढ़ रहा है, तो ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है। तो इन सब में इन्वेस्टर्स के लिए क्या सीख है? यह जमाना सिर्फ गोल्ड या डॉलर का नहीं है। इन्वेस्टर्स को स्मार्ट होना पड़ेगा, उन्हें खुद को डिवर्सिफाई करना पड़ेगा इन गोल्ड, यूरोस, बॉन्ड्स एंड क्रिप्टोस, सबका बैलेंस रखना चाहिए। फिस्कल और पॉलिटिकल पॉलिसीज पे भी नजर रखे, अपना रिस्क एपेटाइट समझे, क्रिप्टो लेना है या नहीं, ये आपकी सोच और टॉलरेंस पर डिपेंड करेगा। ओके, और आज की आखिरी न्यूज। कल हमने देखा कि मार्केट नीचे था, लेकिन सिर्फ एक सेक्टर ने 2.17% का अप रैली दिखाई है, विच इज निफ्टी रियल्टी। तो सवाल यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसा क्या हो रहा है? रियल एस्टेट का सेक्टर अब सिर्फ ब्रिक और मॉडर्न नहीं है, यह बन गया है एक एस्पिरेशनल इन्वेस्टमेंट, एक लाइफस्टाइल चॉइस और इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो एग्जैक्टली बदला क्या? तो डिमांड शिफ्ट हो चुका है प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग की तरफ। डेवलपर्स अब एग्जीक्यूशन, डिलीवरी और ब्रांड इमेज पे फोकस कर रहे हैं और कंसोलिडेशन हो रहा है। छोटे बिल्डर्स हट रहे हैं और बड़े प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं और सिटीज एक्सपैंड हो रही है। मुंबई, गुड़गांव, बैंगलोर जैसे मार्केट्स मल्टी करोड़ लॉन्चेस में लाइंड अप है। अब बात करते हैं टॉप 4 रियल्टी जायंट्स की। पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनका फ्यूचर में क्या एक्सपेंशन प्लान्स है ये समझते हैं। तो FY25 में ऑलरेडी 29,000 करोड़ का सेल्स कर चुके हैं, इंडिया का हाईएस्ट सेल्स है इनका। और इनका जो लॉन्च है पाइपलाइन में, इट इज अराउंड 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है और इनका फोकस है एग्जीक्यूशन और मार्केट शेयर बढ़ाने पे। इफ यू टॉक अबाउट प्रेस्टीज एस्टेट्स, FY25 में अप्रूवल डिलेस की वजह से स्लो था, पर FY26 में कमबैक प्लान है और 42,000 करोड़ के लॉन्चेस के साथ। सिर्फ Q1 में ही 12,000 करोड़ का टारगेट दिया गया है। और इफ यू टॉक अबाउट DLF, तो FY25 में लग्जरी बूम से ज्यादा फायदा मिला है उनको। जो उनका डालियास का प्रोजेक्ट था गुड़गांव में, उन्होंने तो रिकॉर्ड ब्रेक ही कर दिया। एंड टॉकिंग अबाउट द लोरा ग्रुप, FY25 में उनका सेल्स था 17,630 करोड़ का और उनका स्ट्रैटेजी रहा है टू बिल्ड ऑन अ लार्जर स्केल, बेटर प्राइसिंग एंड कंसोलिडेशन का बेनिफिट लेना। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो रिसेंटली एक न्यूज में भी आया था कि मुंबई में आज तक का सबसे महंगा घर सेल हुआ है एट 2.8 लाख पर स्क्वायर फीट इन वर्ली। ये बताता है कि जो अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट सेक्टर है वो बूम कर रहा है। And it is also interesting to see that a lot of pharma companies are buying these ultra premium homes. तो अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको हमारे स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको क्विक न्यूज का एक्सेस मिल सकता है। तो अगर हम देखते हैं तो क्रूड ऑयल प्राइसेस आर स्टेडी amid the OPEC output increase and supply pressures. तो crude oil prices remain steady on Wednesday with the June M6 future trading at 5,473 per BBL, which is up by 0.33%. But although the market is balancing between concerns over higher OPEC outputs and supply pressures from the Canadian wildfires, along with the ongoing geopolitical tensions and expectations of the strong summer travel demand. If you look at the next news, हम देख सकते हैं कि the air conditioning companies are experiencing difficulties due to excess inventory caused by reduced demand and unfavorable weather conditions because the monsoon came early. To address this issue, they are modifying their sales strategies to clear out stock. However,
These efforts are negatively impacting profits and necessitating a reevaluation of the market approaches. अगर हम अगली न्यूज देखते हैं तो Starlink anticipates receiving license approval in India. The company plans to offer internet services with unlimited speed up to 700 gigabytes per second. The pricing is set to start at $850 per month. So ऐसे ही अगर आपको भी कुछ क्विक न्यूज के एक्सेस चाहिए तो आप हमारे न्यूज फ्लैश टैब को एक्सप्लोर कर सकते हो. अब चलते हैं इनसाइट्स टैब्स पे और देखते हैं आज का स्टॉक हीट मैप, जहाँ पे आज का जो टॉप गेनर है वो है इटर्नल, विच इज जोमैटो, विच इज अप बाय 3.36%. वी कैन सी भारती एयरटेल इज अप बाय 1.85%. जियो फाइनेंस इज अप बाय 2.27%. Reliance is up by 1.28%. We can also see IndusInd Bank is up by 1.69%. So these are the top 5 gainers for today. If you look at the top losers, we can see Bajaj Finserv is down by 1.8%. TCS is down by 0.7%. JSW Steel is down by 0.5%. Titan is down by 0.5%. Axis Bank is down by 0.8%. So these have been the top losers for today. If we look at the FII-DI data, as of 3rd June 2025, हम देख सकते हैं कि FII ने फिर से नेट कैश में सेलिंग की है of around 2,853 crores and DI ने बाइंग की है of 5,907 crores. If we look at the MTF insights, as of 2nd June 2025, the industry MTF book is around 79,662 crores, जिसमें 6,813 करोड़ पोजीशन ऐड हुआ है, लेकिन 6,206 पोजीशंस लिक्विडेट भी हुए. तो नेट एडिशन इज ऑफ 606 करोड़. जिसमें अगर हम देखते हैं द टॉप एक्सपोज्ड कंपनीज आर टाटा मोटर्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज. एंड इफ यू लुक एट द टॉप डिलीवरीज फॉर टुडे, हम देख सकते हैं कि भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स एंड आइशियन मोटर्स आर अगेन द टॉप डिलीवरीज फॉर टुडे. अगर हम धन के वेब पेज पे आते हैं तो वहाँ पे हमें की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज का एक सेक्शन दिखता है, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि एज ऑफ 5th जून 2025 निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है और साथ ही साथ गोल्ड जून फ्यूचर्स का भी एक्सपायरी है. नाउ इफ यू वांट टू गो एंड एनालाइज निफ्टी 50, वी लूड ऑन धन चार्ट्स, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज काफी साइडवेज था मार्केट. वी सॉ दैट निफ्टी 50 ओपनड अराउंड 24,560, मेड अ हाई ऑफ 24,644, made a low of 24,530, but eventually closed around 24,620. तो 77 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है. बट फिर भी जो उसका 20 EMA है, which is around 24,628, उसके नीचे ही क्लोज हुआ है by 8 पॉइंट्स. लेकिन वो उसके 50 EMA, which is at 24,200, उसके ऊपर ही बंद हुआ है और उसका RSI भी around 52 है. If you look at Sensex भी 260 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है. But again, as I said, it was a sideways market where Sensex opened around 80,777, made a high of 81,087, made a low of 80,700, but eventually closed around 80,998, मतलब almost around 81,000. And if you look at the top gainers in the indices section, हम देख सकते हैं कि आज सारे ही gainers रहे except for Nifty Realty and BSE BankX. BankX को छोड़ के वो दोनों 0.7% और 0.03% से नीचे है. बाकी सारे ही निफ्टी मिड कैप, निफ्टी CPSE, कमोडिटी, निफ्टी IT, सेंसेक्स वगैरह all are have closed in the green. So that's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है? Is ultra premium luxury the next orange? Tell us in the comments. Until then, like, share and subscribe this video and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.